एक्मे पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभित जायसवाल और आज हम बात करेंगे साल 2024 में आए जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज का जो सेगमेंट है उसके एक सवाल पर। ये सवाल 10 नंबर का था और हमें इसे 150 शब्दों में लिखना था। जो कॉपी हमें एग्जाम हॉल में मिलती है उसका करीब आधा पेज। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट. Why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation? इंग्लिश में मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें यहाँ पर मेरी आपको एडवाइस है कि सवालों को जब आप हिंदी में पढ़ लें तो उसके बाद इंग्लिश में एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है जेंडर, यानी हिंदी में लैंगिक। इसका सही सही आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैं बात शुरू करूँगा बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों यूपीएससी के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कंसेप्ट आप ये समझिए कि सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है, लिंग और लैंगिक में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब कोई बच्चा इस संसार में आता है तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है? यही ना कि उसके लिंग की पहचान करें, उसके सेक्स की पहचान करें। सब लोग यही तो जानना चाहते हैं कि बच्चे का लिंग क्या है, लड़का हुआ कि लड़की। तो जैविक रूप से, बायोलॉजिकली, बाय नेचर कुदरत ने बच्चे को कौन सा लिंग दिया है, बच्चा बालक है या बालिका। जेंडर की कहानी इस पहचान के बाद से शुरू होती है। जेंडर समाज बनाता है, आई रिपीट, जेंडर दुनिया बनाती है। सोसाइटी ही जेंडर की मेकर है और इसकी स्टार्टिंग बच्चे के जन्म के साथ शुरू हो जाती है। अगर बच्चा लड़की है तो समाज का व्यवहार अलग होगा और लड़का है तो सोसाइटी का बिहेवियर दूसरी तरह का होगा। ये जो डिफरेंस है व्यवहार का, ये जो डिफरेंस है बिहेवियर का, इसी से जेंडर बनता है। जैसे अगर लड़की पैदा हुई तो समाज कहेगा घर में परी आ गई, लक्ष्मी आ गई, और लड़का है तो कहेगा खानदान का चिराग आ गया। समाज बच्चे को गिफ्ट क्या देगा? अगर लड़की है तो पिंक कलर के कपड़े और लड़का है तो ब्लू कलर के कपड़े, है ना। टॉयज में क्या मिलता है उनको? अगर लड़की है तो बार्बी डॉल मिलेगी और लड़का है तो उसे स्पोर्ट्स कार। अगर और कुछ गिफ्ट देना है, लड़की है तो देंगे बैडमिंटन का रैकेट देंगे और लड़का है तो क्रिकेट का बैट देंगे या फुटबॉल देंगे। इन एग्जाम्पल से हमें क्या क्या समझ में आता है? ये समझ में आ रहा है कि समाज ने पहले से ही कई चीजें तय कर रखी हैं। ये जो तय करना ही जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। स्टीरियोटाइप यानी लड़का है तो वो बहादुर होगा और लड़की है तो उसे शर्माना आना चाहिए। लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर। ये सब स्टीरियोटाइप है। आपने एक फिल्म देखी होगी, 3 इडियट्स, उसमें का जो नायक है, हीरो है, रणछोड़ दास चांचड़, वो भी यही कहता है। जो एक बहुत महान लेखिका हुई हैं सिमेन द बुआर, उन्होंने कहा था, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। तो अब यहाँ पर हमें समझ में आया होगा कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है, इनका कंसेप्ट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 3 शब्द हैं। क्या है? जेंडर इक्वालिटी या हिंदी में लैंगिक समानता, जेंडर इक्विटी या लैंगिक निष्पक्षता, और वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। अब एक एक करके इन कंसेप्ट को हम समझते हैं। देखिए, लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनकी भागीदारी में, उनके फैसले लेने में कोई भेदभाव की, रुकावट की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जो संसाधन, जो रिसोर्सेस, जो मौके बनते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों की पहुंच समान होनी चाहिए। यानी
लिंग क्या है इसकी परवाह किए बिना सबके व्यवहार, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समान रूप से महत्व दिया जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए। लैंगिक समानता का मतलब है स्त्री पुरुष को समान लीगल राइट्स मिलना, यानी कि जो वैधानिक अधिकार होंगे वो समान होंगे। कौन कौन से वैधानिक अधिकार? जैसे एजुकेशन का राइट है, हेल्थ का राइट है, प्रॉपर्टी का राइट है, या लीडरशिप के मामले हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के पास इक्वल चांसेस होंगे। कौन से चांसेस? शिक्षा लेने के चांसेस, मतलब लड़कियां भी एस्ट्रोफिजिक्स या मेटलर्जी पढ़ सकती हैं, उनके लिए भी इकोनॉमिक यानी कि नौकरी या कारोबार संबंधी और फाइनेंस के मौके भी समान रूप से उपलब्ध होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर इक्विटी या लैंगिक निष्पक्षता। देखिए, इक्विटी जो है समानता के बाद आने वाली चीज है। इसकी कहानी ये है दोस्तों कि चीजों को लोगों की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। चीजों को लोगों की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि हालात क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करें क्योंकि समानता केवल कागज तक ही ना रह जाए। बराबरी की बात केवल कागज पर लिखी भर ना हो। बराबरी ऐसी हो जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम जमीन पर तो दिखे, महसूस भी हो, है ना। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्रिकेट में देखिए, जो मेल क्रिकेट है, फीमेल क्रिकेट है, दोनों आप जानते हैं, दोनों में नॉर्म्स कुछ कुछ अलग होते हैं। क्या अलग होंगे? जैसे जो उनकी बाउंड्री होगी वो दोनों में डिफरेंट होती है। जो मेल क्रिकेट होगी तो वहाँ पे जो बाउंड्री होगी डायमीटर के फॉर्म में तो लगभग 150 मीटर की होती है, और वुमेन क्रिकेट में ये डायमीटर 130 मीटर का होगा। गेंद के वजन में भी फर्क होता है। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस गेंद से खेलते हैं वो गेंद थोड़ी सी भारी और साइज में बड़ी होती है, जबकि स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर जिस गेंद से खेलती हैं वो वजन और साइज में थोड़ी हल्की होती है। तो यहाँ बात क्या बनी? बात ये बनी दोस्तों, क्रिकेट कोई भी खेल सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के लिए महिलाओं के हिसाब से कुछ बदलाव करना, कुछ चेंजेस करना ही जेंडर इक्विटी या लैंगिक निष्पक्षता कहलाता है। जैसे एक बहुत डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ आपको। मेट्रो ट्रेन में सब ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो ये हम कहेंगे लैंगिक समानता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि उसका एक डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तो ये कहलाएगा लैंगिक निष्पक्षता या जेंडर इक्विटी। जब बैंक लोन देगा तो ये नहीं देखेगा कि लोन लेने वाला स्त्री है या पुरुष, तो ये हो गई लैंगिक समानता। लेकिन जब वो अपने लोन का कुछ प्रतिशत हिस्सा महिलाओं को ही देगा, तो ये कहलाएगी लैंगिक निष्पक्षता या जेंडर इक्विटी। ऑटो सबके लिए है, ऑटो सबके लिए है, यह है लैंगिक समानता। ऑटो में चढ़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता लैंगिक समानता के चलते। लेकिन जब हम पिंक ऑटो चलाते हैं तो इसका मतलब हुआ यह है लैंगिक निष्पक्षता। कोई सरकारी कार्यालय है, उसमें दोनों जेंडर को काम मिलेगा, ये हो जाएगी लैंगिक समानता। लेकिन ऑफिसों में क्रैच भी बनेगा, यह कहलाएगा लैंगिक निष्पक्षता या जेंडर इक्विटी। भाई, महिलाओं और पुरुषों की दौड़ अलग अलग क्यों होती है? कभी सोचा आपने? क्यों नहीं दोनों को हम एक साथ दौड़ा लेते हैं, है ना? तो हमें दोनों में फर्क करना आना चाहिए। ऐसा जेंडर बजटिंग में भी ऐसे ही होता है। सरकारी योजनाएं, सरकारी जितनी भी प्लानिंग्स हैं, जितनी भी चीजें आती हैं सरकारी, वो सबके लिए समान होती हैं, उनमें अंतर नहीं होता, चाहे पुरुष हो या स्त्री। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से बजट रखा गया है या उसी का एक कंपोनेंट अलग किया गया है। इसे कहा गया है जेंडर बजटिंग। तो हमने इस कंसेप्ट में क्या समझा? ये समझा कि लैंगिक निष्पक्षता या जेंडर इक्विटी न्यायपूर्ण समाज, यानी कि ऐसा समाज जिसमें न्यायपूर्ण चीजें हैं, उसके लक्ष्य को पाने के लिए अपनी अप्रोच में सतर्कता बरतना है। एक बार फिर से, लैंगिक समानता
समान अधिकारों, अवसरों और समान तरह से पेश आने की गारंटी की बात है। जबकि लैंगिक निष्पक्षता ऐतिहासिक रूप से चली आ रही तर्कहीन बातों और जो प्रणालीगत दिक्कतें हैं, यानी कि जो सिस्टमेटिक डिसएडवांटेज हैं, उनको कम करने की बात है। क्यों? जिससे कि जो परिणाम निकले उससे एक संतुलित और एक बैलेंस सोसाइटी बने। तीसरा बिंदु, सवाल में कहा गया है महिला सशक्तिकरण। देखिए दोस्तों, ये कंसेप्ट सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ऐसा कंसेप्ट है जिस पर बात बहुत होती है, लेकिन 2 लाइनों में इसका मतलब क्या है, ये कहना किसी एस्पिरेंट के लिए आसान नहीं होता। देखिए, इसको समझते हैं फिर से। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी फैसले करने और अपने हक का इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाता है। हम ऐसे प्लानिंग करेंगे कि वो काबिल बने। ठीक है? काबिल कैसे बनेंगे? भाई, वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे खास बात ये है कि हमें वुमेन में, महिलाओं में कॉन्फिडेंस भरना है, एक आत्मविश्वास लाना है, जिससे वे अपने राइट्स को यूज कर सकें। उन्हें ये बताने की जरूरत ना पड़े कि ये आपका अधिकार है। उनमें खुद इतना कॉन्फिडेंस हो, खुद पर इतना भरोसा हो कि वो खुद से कहें, हाँ ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। वो खुद से कहेंगी। ठीक? तो इस तरह से जब समाज में महिलाओं को उनके वास्तविक अधिकार देना, उन्हें देना और उन्हें इसके लिए सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। यानी सशक्तिकरण सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। तो सशक्तिकरण हुआ है या नहीं, पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब महिलाएं खुद से ये एक्सपीरियंस करेंगी कि वे भी अधिकार संपन्न हैं। तो अब बात क्या बनी? बात ये बनी कि सशक्तिकरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी तत्व तो हैं ही, साथ में महिलाओं को खुद के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो, उनमें अपने प्रति आत्मसम्मान की भावना हो, आत्मविश्वास हो। ये एलिमेंट भी मैंडेटरी हैं, ये भी अनिवार्य तत्व हैं। महिलाओं की चयन करने की क्षमता को विकसित करना सशक्तिकरण है। ठीक है? अब सवाल का आखिरी हिस्सा। सवाल में कहा गया है कि जो कार्यक्रम निर्माण है उसमें लैंगिक सरोकार क्यों होने चाहिए। मतलब, सरकार यदि कोई प्रोग्राम बनाती है तो उसमें जेंडर कंसर्न क्यों होने चाहिए। अब जो हमने अपना 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, इसके हम अब आसानी से बता सकते हैं कि क्यों होने चाहिए। पहली बात, न्यायपूर्ण समाज के लिए ऐसा होना जरूरी है, ताकि हम महिलाओं के लिए आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय उनको दे सकें। दूसरा पॉइंट, महिलाओं की सभी मोर्चे पर एक भागीदारी सुनिश्चित हो। भाई, जब उनकी आबादी 50% है तो उनका प्रतिनिधित्व भी 50% होना चाहिए। तीसरी बात, सामाजिक निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि हम महिलाओं के लिए कुछ अलग से प्रावधान करें। चौथी बात, अगर हमारा उद्देश्य समावेशी समाज, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का है, तो हमें महिलाओं के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा। अंतिम बात, ऐतिहासिक दृष्टि से जो भेदभाव होते आए हैं उनको कम करने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करूँगा। ये सवाल का पार्ट नहीं है, बस आपकी समझ के लिए है, ताकि अगर इसके जैसा कोई दूसरा सवाल आता है तो आप लिख पाएँ। वो ये है कि आखिर इन तीनों में, तीनों कंसेप्ट में रिलेशन क्या है? ये यहाँ पर तीनों एक साथ क्यों आए हैं? इनमें क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, मैं आपको बहुत एक कॉमन लैंग्वेज में, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एक बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए खाना खाया जाना है, ठीक है? फूड आया है। तो इसकी ज़रूरत पहली क्या होगी कि खाना होगा। खाने का होना ही सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि खाना परोसने और खाने के लिए भी कुछ बर्तन, कटोरी, चम्मच, ग्लास, मेज, कुर्सी, व्हाटएवर कुछ तो हो। तीसरी बात, खाना खाने की अंदर से इच्छा भी तो हो, भूख भी तो लगे। तब इस
इससे क्या समझ में आया कि खाना का होना है लैंगिक समानता, खाना परोसने की सुविधा है लैंगिक निष्पक्षता, और खाने की इच्छा का होना है सशक्तिकरण। धन्यवाद।